Assalamualaikum dear students and friends. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, या अगर हम इसको सिंपली कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है बेटा। तो हमारे पास इस चैप्टर में सबसे पहले एक टॉपिक है दैट इज नोन एज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस चैप्टर का जो नेम है इस पे अगर आप थोड़ा फोकस दें कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है। अगर मैं थोड़ा सा टच देना चाहूँ आपको तो पता होगा कि एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद होता है बेटा? न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स मौजूद होते हैं। शेल्स, ये हमारे पास शेल है। इस शेल को हम डिफरेंट नेम्स देते हैं, जैसे हमारे पास KLMN और हमारे पास डिफरेंट किस्म के अल्फाबेट्स है जो कि इसके लिए यूज होते हैं। अब इसी न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है जो कि हमारे पास न्यूट्रल होता है। ये जो हमारे पास शेल है, शेल, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह इसी न्यूक्लियस से हमारे पास इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व होते हैं बेटा। ये तो ब्रीफली स्ट्रक्चर है किस चीज का, एटम का स्ट्रक्चर है बेटा। इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस वीडियो में यानी इस टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों कहते हैं, किसने प्रपोज की, कब प्रपोज की और क्यों प्रपोज की। इस क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। चलो स्टार्ट लेते हैं बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एटम का लफ्ज सबसे पहले कब यूज किया गया। हमारे पास एटम का लफ्ज सबसे पहले हमारे पास 400 BC में यूज किया गया। कब हमारे पास यूज किया गया? 400 BC में यूज किया गया। ये एमसीक्यूज बन सकता है बेटा, एमसीक्यू। क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एटम का वर्ड सबसे पहले कब यूज किया गया, तो हमारे पास 400 BC में यूज किया गया। अब बीसी का मतलब क्या है बेटा? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ये इसका मतलब है बेटा। बी से बिफोर और सी से क्राइस्ट। इसके बाद 19th सेंचुरी तक इस पे इतना काम नहीं हुआ, यानी एटम का लफ्ज तो यूज हुआ 400 BC में, यानी 19th सेंचुरी से फिर उस वक्त तक, इस वक्त तक हमारे पास इस पे कोई वर्क नहीं हुआ। यानी द वर्ड एटम इज यूज्ड इन 400 BC फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हमारे पास कब यूज किया गया? 400 BC में। नो फर्दर वर्क वाज डन अंटिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक इस पे कोई वर्क नहीं हुआ बेटा। अब हमारे पास इतने में एक साइंटिस्ट आता है 1808 में, और ये एक थ्योरी प्रपोज करता है जिसको कहते हैं क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हमारे पास उस साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? जॉन डाल्टन, जो कि हमारे पास एक स्कूल टीचर थे। इट वाज जॉन डाल्टन, ए स्कूल टीचर, जो कि हमारे पास स्कूल टीचर थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, इस वजह से इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों कहते हैं, तो इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये तो एटम के बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन इन्होंने अपना नाम रख दिया क्योंकि ये इन्होंने प्रपोज किया था बेटा। He performed many experiments and concluded that all matter are composed of small particles that is indivisible further, that are known as the atom. हमारे पास इन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि हमारे पास जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, ये जनरल बातें हैं, एटम हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन अगर मैं आपको जनरल बताऊं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैटर है, मैटर,
ये हमारे पास स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास क्या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है बेटा ये। और इस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटम को। एटम यानी एटम को इन्होंने डिफाइन किया कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ, जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं, मुश्तमिल होते हैं किस चीज पे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को, जो फिर हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया बेटा एटम का। अब इसके हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या है बेटा, इसी थ्योरी के हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में बेटा। मेन पॉइंट्स ये है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी वही बात इन्होंने एक्सप्लेन की है कि जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, और इसी स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने एक नाम दिया बेटा एटम का। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, यानी जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। जिस तरह हमारे पास, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास एक घर होता है, वो घर किस चीज से बना होता है, वो ईंटों से बना होता है। तो इस घर का यानी इस दीवार का, इस घर का हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है बेटा, ईंट है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जितने भी पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास स्मॉल स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, और इसी यूनिट्स को इन्होंने नाम दिया बेटा एटम। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम हमारे पास वो पार्टिकल होता है कि जिसको फिर फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी ये हमारे पास इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि जिसको फिर हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कैन नॉट ब्रेक डाउन, इसको फिर फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बेटा। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जनरल बात है बेटा कि एटम को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ स्मॉल होल रेशो। जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं जब वो हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक खास रेशो में कंबाइन होते हैं। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास वाटर बनते हैं, वाटर। सो वाटर में हमारे पास क्या होता है कि दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, H2O। अब इसका रेशो कितना बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है तो मैंने लिख दिया 2। ऑक्सीजन के पास कोई है नहीं तो 1 तो है ना, वो हम लिखते नहीं तो हमारे पास 1 आ गया। रेशो के लिए हम इस तरह का साइन लिखते हैं बेटा। तो अब इसका रेशो बनता है क्या, 1:1। तो अगर आप हमारे पास कंपाउंड बनता है, अब हमारे पास अगर कंपाउंड बनता है, वाटर बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तो इसके लिए लाजमी बात है कि इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो अब इसमें इतना रेशो आता है। होल नंबर का मतलब है कि ये 2 और 1 ये हमारे पास होल नंबर में आते हैं। तो ये हमारे पास जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास एक स्मॉल रेशो में हमारे पास कंबाइन होते हैं, यानी इसकी रेशो स्पेसिफिक होगी। किस तरह स्पेसिफिक होगी, हमारे पास 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे 1 ऑक्सीजन के साथ, तभी जाके इससे हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब हमारे पास इसी 2 हाइड्रोजन के साथ मैंने 1 ऑक्सीजन बेटा ज्यादा कर दिया, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था मैंने 1 और कर दिया, यानी मैंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया। जब ये हमारे पास कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है, H2O2। ये किस चीज का फार्मूला है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये हमारे पास फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है बेटा। अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को कंबाइन करना चाहते हैं, सॉरी इसके एटम्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं, तो वो किस रेशो में, यहाँ पर 2:2 में इसको आप कंबाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास एटम्स बनते हैं वो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेशो में हमारे पास बनते हैं। All chemical reactions are due to the combination or separation of an atoms। जनरल बात है बेटा, जब ये हमारे पास लेट सपोज ये केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, तो ये केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब हमारे पास ये एटम
हमारे पास कंबाइन होंगे, यानी when these atoms combine then we say that the reactions occur। हमारे पास अब यहाँ पर रिएक्शन हुआ जब हमारे पास ये एटम कंबाइन होते हैं, या जब हमारे पास ये वाटर हमारे पास ब्रेकडाउन होता है, दोबारा ब्रेकडाउन होता है, तो अब ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, अब इससे हमारे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो अब ये रिएक्शन तो हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन क्या हुआ या सेपरेशन हुआ, अब इससे हाइड्रोजन सेपरेट हुए और ऑक्सीजन का एटम अब हमारे पास सेपरेट हुआ। तो इससे हमारे पास ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से हमारे पास रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो हमारे पास जितने भी रिएक्शन होते हैं उसमें एटम या तो कंबाइन होते हैं, इसी तरह या तो कंबाइन होते हैं, और या हमारे पास सेपरेट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेपरेट होते हैं। सो 6 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है कि एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स, इन दोनों पॉइंट को बेटा मैं इसी डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ये हमारे पास लेट सपोज एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसमें हमारे पास ये एटम्स मौजूद है, ये दूसरा एलिमेंट में हमारे पास ये हमारे पास एटम्स इसमें मौजूद है। अब अगर मैं इस एटम को कंपेयर करूं, ये हमारे पास एक एटम हुआ, ये हमारे पास दूसरा एटम हुआ, तो अगर मैं इसी एटम को कंपेयर करूं, इस एटम को इस एटम के साथ में कंपेयर करूं, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होंगी, क्योंकि ये हमारे पास सेम एलिमेंट है बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास जितने भी, इसमें अगर मैं इस एटम को इस एटम के साथ कंपेयर करूं, या इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं, या इस एटम को इसके साथ कंपेयर करूं, तो इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम होंगी, यानी इसमें हमारे पास इसका साइज, शेप, मास हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होगा। इसी तरह अगर मैं इसी एटम को कंपेयर करूं, ये हमारे पास एक एटम हुआ बेटा, ये हमारे पास एक एटम हुआ, ये दूसरा, तो अगर मैं इन दोनों एटम को कंपेयर करूं तो ये हमारे पास सेम ही होंगे। सो इसकी साइज, शेप, मास हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होगी। लेकिन बेटा अगर मैं इसी एटम को कंपेयर करूं इस एटम के साथ, अगर मैं इसी एटम को कंपेयर करूं इस एटम के साथ, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। किस चीज की? इसके प्रॉपर्टीज से। तो ये हमारे पास अब डिफरेंट होगी। या अगर मैं इस एटम को फिर कंपेयर करूं इस एटम के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट होगी बेटा, डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट में हमारे पास जो एटम मौजूद होते हैं वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन जब उस एटम को हम दूसरे एटम के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंट होगी। ये हमारे पास वो एटम का स्ट्रक्चर है जिन्होंने डाल्टन ने प्रपोज किया, यानी डाल्टन ने इसको एक सॉलिड वॉल का नाम दिया कि एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास जस्ट लाइक अ सॉलिड वॉल होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।